डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में निज़ाम नाकाम हो चुका है? ये जो डिबेट है निज़ाम के कोलैप्स करने की या निज़ाम के तब्दील किए जाने की, ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया, उनका बयान क्या चाय की प्याली में तूफ़ान था? बहरहाल जो भी था, चाय की प्याली में था या उसके अदरवाइज़ उससे बाहर कोई तूफ़ान था। फ़िलहाल तो ये सुनामी थम चुका है, लेकिन डिबेट तो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या पाकिस्तान में निज़ाम वाकई नाकाम हो चुका है? और निज़ाम से मुराद क्या है? निज़ाम से मुराद क्या जमहूरियत है? निज़ाम से मुराद क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? निज़ाम से मुराद क्या रियासत और आवाम का जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो है? आखिर चाहत पाकिस्तान में होना क्या चाहिए? सवाल तो ये है, क्या जमहूरियत पाकिस्तान में नाकाम हो चुकी है? क्या सियासी जमातें इस निज़ाम को रिफॉर्म करने में नाकाम हो चुकी हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रिलेटिवली एक नई जमात है, उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी, नून लीग पुरानी जमातें हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस निज़ाम को रिफॉर्म करने में, कोई नया निज़ाम लाने में कामयाब नहीं हो सकी थी या आइंदा कभी कामयाब हो सकती है? आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो गया, नून लीग वहाँ से जीत गई। उससे पहले GB का इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी वहाँ से जीत गई। पूरे पाकिस्तान का अगर आप सोशल एंड पॉलिटिकल मैप देखें तो आपको सिवाय एक सूबे के बाकी पूरे पाकिस्तान में नून लीग पीपल्स पार्टी, नून लीग पीपल्स पार्टी वही बारियां लेती हुई नज़र आती हैं। तो क्या मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम या 2 जमाती निज़ाम नाफिज हो चुका है? क्या ये निज़ाम चल सकता है? और अगर निज़ाम के कोलैप्स होने की बात की जाती है, अगर निज़ाम के तब्दील किए जाने की बात की जाती है, तो क्या फिर कोई नया निज़ाम आना चाहिए जमहूरियत के बगैर? जमहूरियत के अलावा वो क्या निज़ाम हो सकता है? क्या मुल्क में सूबे नए बनने चाहिए? क्या मुल्क में इंतज़ामी यूनिट्स नए बनने चाहिए? क्या मुल्क में नई सियासी जमातें आनी चाहिए? क्या मुल्क में जमहूरियत के अलावा किसी और निज़ाम को ट्राई किया जाना चाहिए? कोई सदारती निज़ाम या कोई और निज़ाम आप अपने हालात के मुताबिक, अपनी जोग्राफी के मुताबिक, अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री के मुताबिक, अपने पॉलिटिकल एक्यूमेंट के मुताबिक तश्कील दे लें, या इस सब से हट के कोई और बाहर का निज़ाम? तो ये इस मामले पे आज ज़रा डिबेट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन आंसर्स के लिए। सेनेटर आबिद शेर अली साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं और MNA भी हैं। आई विल बिगिन विद यू सेनेटर आबिद शेर अली साहब, आपकी ही काबीना का हिस्सा हैं, आपके ही आशीर्वाद से, आपकी ही वोटों से, आपकी ही हिमायत से सेनेटर बने थे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। उन्होंने जो बयान दिया कि जी निज़ाम नाकाम हो चुका है और वज़ीर आज़म शहबाज भी इस निज़ाम को ठीक करने में जो है कामयाब नहीं हुए, वो भी नाकाम हो चुके हैं। अब वो चाय की प्याली में तूफ़ान था उनका बयान या जो भी था, वो फ़िलहाल तो थम गया है, लेकिन डिबेट तो है कि क्या निज़ाम नाकाम हो चुका है? कौन सा निज़ाम नाकाम हो चुका है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई नया निज़ाम आना चाहिए? नून लीग नाकाम हो चुकी है। बहुत शुक्रिया गरीदा आपका। और आपने जो जो सवाल किया, अयूब खान के दौर से भी पहले के निज़ाम कई बार आए, चेंज होते रहे। हर निज़ाम को अपने तरीके से लाया गया। फिर आपके सामने जो पाकिस्तान का हशर नशर हुआ और हर बंदे ने अपने ही एंगल से उसको सेट करने की कोशिश की। मौजूदा निज़ाम अल्लाह के फजलो करम से जमहूरी निज़ाम है और जमहूरियत ही एक ऐसा रास्ता है जो दुनिया के अंदर तरक्की की राय हमवार करता है ममालिक के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के अदवार ले लें, नवाज शरीफ का दौर ले लें, वही जमहूरी दौर था जब आपके पाकिस्तान एटॉमिक पावर बनता है। वही जमहूरी दौर होता है जहाँ पे सिंध से लेकर खुंजराब तक आपकी मोटरवेज बनती हैं, रोड नेटवर्क बनता है। वही जमहूरी निज़ाम होता है जिसमें मेट्रो बसेस चलती हैं और ट्रेन चलती हैं। वही जमहूरी निज़ाम होता है जिससे डैम बनते हैं, बिजली की 16,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में ऐड की जाती है। वही जमहूरी निज़ाम होता है जिससे मुल्क आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। वही जमहूरी निज़ाम होता है जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालते डालते, ब्लैक लिस्ट में डालते डालते पाकिस्तान को पटरी पे डाल दिया। वही जमहूरी निज़ाम है जो दुनिया में
अमन की रोशन शमा लेकर खड़ा हुआ। ये वही जमहूरी निज़ाम है जिससे हरे पासपोर्ट को इज्जत भी मिलती है, वो दुनिया में जहाँ पे भी जाए पाकिस्तान की इज्जत होती ठीक है। तो ये ठीक जमहूरियत को आप निगेट नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत ही एक ऐसा अमल है जहाँ पे लोगों के मुआशी मसाइल हल होते हैं। और क्योंकि इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है बहुत सारे निज़ाम लिए गए, सदारती निज़ाम लिया गया, फिर एलएफओ का निज़ाम राइज कर दिया गया, फिर अपने मतलब से निज़ाम चलाते रहे। तो ये कहना मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की नफी के मुतरादिफ है। और जब भी पाकिस्तान ने तरक्की की जमहूरी दौर में हो, चाहे वो देखें गलतियां होती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी से होती है। केपी में पीटीआई बैठी है पिछले 17-18 साल से, कोई काम नहीं किया, बैठे हैं। बहरहाल लोगों की मर्जी है, ये लोग वोट देते हैं उनको। पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी है, चाहे आपके मेरे 100 इख्तलाफात हो, सिंध में बैठी है, तो उनको बिल्कुल सिंध के लोगों ने इज्जत दी है, वहां पे बैठी है। तो ये जो सूबे में जमात है जिनकी मेजॉरिटी है, लोग अगर समझते हैं कि उनके लिए बेहतरी का अमल जारी है, पंजाब में हम आपको सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट चला सकते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के हैं, जो जाती मुफादात के नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियती में मुल्कों की बका है, और जमहूरियत की नफी करने वाले वो पाकिस्तान के खैर खा नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है, ये जो आपने कहा ना कि जी अवाम बार बार मुंतखब करती हैं, तो क्या अवाम के पास चॉइस क्या है, और क्या उनकी वो फ्री विल है, क्या उनकी वो फ्री चॉइस है, क्या फ्री एंड एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस है, और क्या उनकी चॉइस वही है जैसे वो कहा जाता है कि डब्बे में वोट डाले निकलता किसी और का है? तो ये भी तो बड़े इश्यूज है। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, आती हूँ, सवाल नहीं था ना, ये सिर्फ एक मेरा भी चुटकुला ले लेना। अच्छा, ये जनरल फैज हमीद ने ये निजाम खराब किया। जनरल फैज हमीद की बाकिया थी जिन्होंने वोट चोरी किया, वोट के डब्बे चोरी किए, रिजल्ट का बदलने का निजाम चेंज किया। नहीं तो माशाल्लाह 2018 का पाकिस्तान ले ले, आपका ले ले, ये आपके सामने। हाँ, लेकिन गवर्नेंस के जितने आपने सारे गिनवाए ना अपने मंसूबे, वो सारे 13 से 18 के बाद वाला कोई मंसूबा नहीं आपने गिनवाया गवर्नेंस का या निजाम की बेहतरी का। आबिद साहब, वो आप गनवा दे मुझे जो कोई है। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के दौर के भी दिखाए। चलें, वो अगले जवाब में गिनवा दीजिएगा। ये इंतजार कर रहे हैं बैरिस्टर उमैर साहब भी और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब भी। हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि ताज़ा आप लोगों ने इलेक्शन हारा है, तो बड़ा ज़ख्म भी गहरा होगा, साथ में निज़ाम की तब्दीली की बातें भी हो रही हैं। तो आप समझते हैं कि इस किस्म ये क्या निज़ाम पाकिस्तान में कोलैप्स कर चुका है वाकई, और निज़ाम की तब्दीली से मुराद क्या है? मतलब क्या चेंज किया जाए? पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म कर दी जाए, आइन तब्दील कर दिया जाए, क्या किया जाए? बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने मुझे टाइम दिया और आपने जख्मों की बात भी छेड़ी, और आपने जमहूरियत और सिस्टम के कोलैप्स करने की भी बात की। सबसे पहली बात तो ये है कि जख्म इलेक्शंस के नहीं होते, जख्म और कई चीज़ों के होते हैं जो तकलीफ दे होते हैं। इलेक्शंस तो अगर सियासत करनी है तो हारना भी है, जीतना भी है, वो मैटर नहीं करता। जख्म रवैयों के जो हैं वो याद रहते हैं। गुजारिश ये है कि जो सिस्टम कोलैप्स करने की या बातें हो रही हैं, मैंने तो पहले भी 1-2 टीवी प्रोग्राम्स में ये गुजारिश की कि उन्हें बताना चाहिए कि कहाँ पे खराबी है। वो हुकूमत है, कैबिनेट का हिस्सा है, और वो इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। हाँ, लेकिन बरखुरदार तो आसिफ जरदारी के हैं, और जरदारी साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने बयान दिया। वो तो गरीदा सबके हैं, उनका तो कोई भी उनसे इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो इसी प्रोग्राम में करके देख ले, कोई भी नहीं कर सकता। हमारे तो हैं, हम तो कहते हैं जी, हम तो नहीं भागते। मेरे लीडर ने तो उसे बेटा तक कहा है कि मेरा वो बेटा है, और वो भी इस चीज को ओन करते हैं। हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहां तक उनकी गुफ्तगू का ताल्लुक है, तो उसका तो वही वजाहत कर सकते हैं कि ये उन्होंने क्यों कहा, और क्या सिस्टम में ऐसी कोई उन्हें नजर आ रही थी खराबी
जो उन्होंने इतना पहले तो तमहीद में फरमाया कि मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करता। हाँ। अब एक सियासी सिस्टम का, एक जमहूरी सिस्टम का वो हिस्सा भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, और कह रहे हैं कि मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करता लेकिन आज मैं सियासी तकरीर करूंगा। हाँ, चले उनका बयान तो अब पीछे रह गया गालिबन। उन्होंने कहा हाँ। कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, इसलिए नए यूनिट्स बना दो। हाँ। मतलब है कि कोलैप्स सिस्टम ने किया है, नए यूनिट्स बना रहे हैं। आप तो खुद कंफ्यूज हैं, आपको तो समझ नहीं लग रही कि आप चाहते क्या हैं, बात क्या करना चाहते हैं। तो मकसद ये हो सकता है ना कि भाई बड़े बड़े सूबों से गवर्नेंस नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे कराची अब 3, 4, 5 करोड़ की आबादी का एक शहर है। इतनी बड़ी आबादी के तो मुल्क भी नहीं है इस दुनिया में, तो उसके सूबे बना दें, सिंध में सूबे बना दें मजीद। यही तो मुराद है ना, इसमें कंफ्यूजन तो कोई नहीं है। देखिए, क्या सूबे बनाने से मसला हल हो जाएगा? हर रोज जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या ये रुक जाएंगी? जो तालीम आउटसोर्स हो गई है, जो हेल्थ आउटसोर्स हो गई है, क्या वो बेहतर हो जाएगी? जो हमारा आज तक निसाब का मसला हल नहीं हो सका, क्या वो बेहतर हो जाएगा? क्या ये जो तबकाती निज़ाम हुकूमत है ये खत्म हो जाएगा उन सूबों के बनने से? सूबे, देखे, एक आदमी एक नजरिया देता है तो उसको उसका हल तो देना चाहिए। अब एक फीलर छोड़ के जाने से पूरी कौम जो है वो, लेकिन सैयद हसन साहब, इन अ वे आपने एडमिट कर लिया कि निज़ाम नाकाम हो चुका है। आपने कहा तालीम ठीक नहीं हो रही, सेहत ठीक नहीं हो रही, बाकी मामलात आपने कहा कि ठीक नहीं हो रहे, तालिब नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब निज़ाम तो कोलैप्स हो गया ना। फिर आप एडमिट कर रहे हैं ना कि आवाम को नहीं मिल रहा है सब कुछ। देखिए, निज़ाम कोलैप्स नहीं हुआ। निज़ाम तो हमारे पास जमहूरियत है। हाँ। निज़ाम तो वो है ना, निज़ाम ये तो नहीं है कि उसमें कोई खराबी है तो निज़ाम कोलैप्स कर गया। अब जिस्म का एक हिस्सा खराब हो, आप पूरा जिस्म काट दो, ये तो मुमकिन नहीं है। ठीक, आपने वो खराबी दूर करनी है ना। राइट। उसके लिए कोई मॉडल जो है उनके पास है तो वो बता देते। वो तो उन्होंने बताया ही नहीं, उन्होंने तो एक डिबेट छेड़नी थी और छेड़ के वो चले गए। लेकिन ये इतनी सीरियस गुफ्तगू है, आज मुल्क के अंदर किसी भी इकाई में सुकून नहीं है, अमन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो वो एक नई डिबेट छेड़ के चले गए। आज जो कश्मीर में लोग बैठे हुए हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाले, क्या फिर आप उनके मौकफ को दुरुस्त करार दे रहे हैं? कालअदम। आज फिर आप उनके मौकफ को दुरुस्त करार दे रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, सड़क पे बैठना ही बनता है, बंदूक उठाना ही बनती है। कि आपने तो इंतशार को बढ़ाया है, ठीक, राइट, इंतशार को कम करने की कोशिश नहीं की गई। ठीक, मैं बैरिस्टर उमैर साहब की तरफ जाऊंगी। उमैर साहब, मैं आपकी तरफ सबसे आखिर में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आपकी जमात हमेशा से ये कहती रही है कि इस निज़ाम में सर्वाइवल नहीं हो सकता। फिर आप IBC पॉलिटिकल स्लोगन पे थे कि हम निज़ाम बदलेंगे, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, वगैरह वगैरह, लेकिन आप भी इसी निज़ाम का हिस्सा हो गए, निज़ाम कोलैप्स हो गया। आप समझते हैं कि निज़ाम वाकई कोलैप्स हो चुका है, कोई नया निज़ाम आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? देखिए, बात है कि जो चीज़ अंडर डिस्कशन आ गई है, चाहे जिस भी रीज़न से आई है, डिस्कशन क्रिएट की गई, एज अ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की गई है, नहीं की गई, उसको एक तरफ छोड़ देते हैं। मगर एक चीज़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान में सिस्टम ने लोगों के लिए वर्क नहीं किया। 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम इस मुल्क की स्टेक होल्डर ही नहीं है। 8 फरवरी का इलेक्शन एक चेंज का मकाम था जब अवाम की राय का एहतराम ही नहीं किया गया। हम उसी माहौल में चल रहे हैं जो हमें बुनियादी तौर पे जनरल असद दुरानी वाला माहौल दिया गया। असगर खान केस वाले बंदों को अगर सज़ा दी जाती, जिनको वाज़े सबूत हैं कि उन्होंने पैसे ले के पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, तो आज सियासत बहुत बेहतर होती, आज पाकिस्तान इतना मकरूज़ भी ना होता, आज IPPs का जंजाल हमें फेस ना करना पड़ता। जो हमने अपने किक बैक्स के लिए बड़े बड़े मुआहदे किए और बाहर प्रॉपर्टियाँ बनाई, ये हम वक्त ना देखते। बात है जमहूरियत को पाकिस्तान में पनपने ही नहीं दिया गया। जमहूरियत में हमेशा बाहर से डिक्टेशन आती रही है और उस डिक्टेशन ने इस निज़ाम को आज इतना बिगाड़ दिया है कि इनकी अपनी कैबिनेट में बैठा हुआ शख्स ये आवाज़ दे रहा है। और वो आवाज़ क्यों दे रहा है? वो इन्हें तंबीह कर रहा है और तंबीह करने के साथ साथ वो
वो एक आने वाले वक्त का भी नक्शा खींच रहा है कि आपको नहीं डिलीवर कर रहा, कि खुदा न खास्ता इधर 25 करोड़ आवाम निकल आए तो क्या बनेगा। बात है ये सीरियस कंसर्न है। हम तो इधर पेट्रोल को रो रहे हैं ना, बात है रोज़ आटे की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। लोगों के पास इस वक्त अद्वियात ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। इस वक्त हुकूमत ने अस्पताल बंद किए हुए हैं, आउटसोर्स कर दिए हैं। आम बंदा अस्पताल जाता है, उसको दवाई नहीं मिलती। एजुकेशन का यही हाल है, 1.5 लाख में आपने स्कूल आउटसोर्स कर दिया है, जो कि ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो अपने प्राइवेट स्कूलों वालों ने स्कूलों के ठेके ले लिए हैं, वो प्राइवेट स्कूलों वाले बच्चे उधर शो करके एक अलहदा से चूना लगाया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पे अवाम तो आप इस निज़ाम में कहीं भी नहीं नज़र आ रही। फिर जो कर्जे लेके आप चला रहे हैं, 8,300 अरब का कर्जा आपने इस साल वापस करना है। आप कभी अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, कभी आप सऊदी अरेबिया की तरफ पैसे की तरफ देख रहे हैं। आपकी एक्सपोर्ट तो गिरती जा रही है। डॉलर आपने आर्टिफिशियली रोक के रखा हुआ है, वो कब तक रोक के रखेंगे। बात है जब भी आपको बड़ी ट्रांजैक्शन की ज़रूरत होती है तो आपको इदारे की बैकिंग चाहिए होती है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट कब अपने वजन से कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, एक लोन नहीं निगोशिएट कर सकती। IMF तक जो है ना इदारे की तरफ देखता है। तो जब ये हालात हो, जब इतना इम्बैलेंस हो जाए तो खुद आपको सोचना चाहिए। यानी कि बैरिस्टर उमर साहब, आप भी एडमिट कर रहे हैं कि निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। अब इस निज़ाम को ठीक कैसे किया जा सकता है? क्या मजीद छोटे सूबे बनाना या मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाना, क्या ये नया निज़ाम हो सकता है? देखें, छोटे सूबों वाली बात तो मेरा जो व्यू है ना कि वो एज ए डिस्ट्रैक्शन की गई है। दिखाया कुछ और जा रहा है, होना कुछ और है। अच्छा, होना क्या है कि वो अगलों को और लिमिट करने जा रहे हैं। देखिए, जब आप लिमिटेड मैंडेट पे आएँ तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। फिर आपको इसी तरह के सेनेटर्स भी इलेक्ट करने पड़ते हैं जो आपकी जमात से नहीं होते। आप लाइन में लग के उन्हें वोट देते हैं, इलेक्ट करते हैं। अब आपने लाइन में लग के नया वज़ीर आज़म भी चुनना है, आपने लाइन में लग के नया वज़ीर आला भी चुनना है। ये नए निज़ाम का अंदिया दिया जा रहा है कि आपसे नहीं चलता, आप पीछे हट जाएँ, आप टेक्नोक्रेट्स के हवाले करें निज़ाम। सियासतदान का जो ये बेसिकली सियासतदानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। अगर ये सियासतदान उसको गौर से देखें कि ना सियासतदान ने इतना कोई बुरा रोल प्ले किया, मगर अब सारे का सारा मलबा सियासतदान पे डलेगा कि यह किराया कहीं और है। इसलिए सियासतदानों को इस वक्त सोचना चाहिए कि अगर निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम का तसलसल चाहते हैं तो आज भी जो है ना बैठ के एक बेहतर हल निकालें। देखिए, इलेक्शंस की अगर क्रेडिबिलिटी, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बूथ सूंघ ली है या आपको एक खनक पड़ गई है, तो क्या आप इनिशिएट कर सकते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ कि आईजी मिल के बैठते हैं? देखिए, बैठने का मसला नहीं है क्या। देखें, एम्पावर्ड कौन है इस वक्त? सिस्टम में कोई भी इस वक्त एम्पावर्ड नहीं है। बैठने की बात तो शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कितनी दफ़ा की है, मगर क्या वो बैठ सकते हैं? वो अपने एक वज़ीर को तो एक बयान पे पूछ नहीं सकते, तो हमें वो बैठने का किस तरह से कह सकते हैं? बात है पहले इर्द गिर्द तो खंगालें। इस वक्त सियासत की पर्सनल लेवल पर कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर ओवरऑल जमहूरी निज़ाम को बचाना है। ठीक, प्रोग्राम में डिबेट अभी जारी है कि क्या पाकिस्तान में निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, कोई नए निज़ाम की ज़रूरत है या इसी निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। इस पर ज़रा मज़ीद भी सवालात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आबिश अली साहब, ये आप बातें सुन बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की, वो कह रहे हैं ये चार्जशीट है और जो मौजूदा हुक्मरान सियासी जमातें हैं उन पे चार्जशीट है और आपकी वजह से फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज रगड़े में आ जाएंगी और फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी, फिर ये निज़ाम आएगा। सेंटर साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर उमैर साहब की ये सोच है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर इल्ज़ाम तराशी पे जाऊं, 3 वजीर खजाना बदले इन्होंने, कहते थे 100 बंदों की टीम है, फिर मुल्क का एक तजर्बागाह बनाया गया मुल्क को। नेशनल इलेक्शन प्लान पे केपी की हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही, पैसे दे दिए जाते हैं। देखें, बात कहने में उमैर साहब मेरे पास बहुत कुछ है आपके लिए कहने के लिए। 2018 में जो जनरल फैज हमीद के जरिए करवाया गया, मेरे पास सारा कुछ कहने के लिए बहुत है। चीजें फिर वही की वही चले जाएंगी। आप बताएं कि आप केपी में 17 साल से बैठे हैं, आप क्या बेहतरी लाए वहां की अवाम के लिए? क्या आप एजुकेशन सिस्टम वहां पे लेकर आए? क्या आपने आम आदमी की जिंदगी को बेहतर किया वहां पे? क्या आपने सड़कों के निज़ाम को बेहतर किया? क्या आपने गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा किया केपी में? कि आप सिर्फ वडियाला जेल के चक्कर काटते रहेंगे कि जी ऐसे? देखें, आप ना किसी स्टैंडिंग कमेटी में अपना रोल प्ले करते हैं, ना आप अपना बीइंग ऑपोजिशन अपना रोल प्ले करते हैं।
जहां पे मजबूत ऑपोजिशन हो जो अकाउंटेबिलिटी का एक रोल प्ले करती हैं। आप में वो कौन सी खूबी है जो मैं टीवी पे बैठ के आपकी तारीफ करूं? आप कहते हैं कि आपने जमहूरी लोगों से बात नहीं करनी, आप कहते हैं आप जमहूरियत के काबिल हैं। आप ऐसी बातें ना कर। हमारी जमहूरियत में बेनजीर शहीद होती है, हमारी जमहूरियत में नवाज शरीफ को 2 मरतबा जला वतन किया जाता है, इसी जमहूरियत में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया जाता है, इसी जमहूरियत में लोगों को कोड़े बरसाए जाते हैं, इसी जमहूरियत में मारे खा के जिन्होंने कुर्बानियां दी है ना, उनसे पूछो, जिन्होंने अटक किले काटे, उनसे पूछे कि जमहूरियत क्या चीज है। जमहूरियत को हासिल करने में बड़ा टाइम लगा है, इसलिए मोहतरम लेकिन सेंटर आबिद साहब, पाकिस्तान को बने 75 साल हो चुके हैं। 75 सालों में से कम 40-45 साल तो जमहूरियत रही है ना, चलो 30 साल भी अगर जमहूरियत रही हो, 30 साल बहुत होते हैं कौमों की जिंदगी में। इस 30 सालों में क्या आवाम को वो मिल सका जिसके लिए वो जमहूरियत मांगते हैं या मांगते रहे हैं? दूसरा, क्या निज़ाम तब्दील करने के हवाले से कोई रेफरेंडम होना चाहिए, कोई आवाम से राय ली जानी चाहिए, और कहाँ पर, क्या उसका फोरम क्या होता है? देखिए, आप क्या ज़िया-उल हक के दौर में भी रेफरेंडम हुआ था, क्या उखाड़ लिया जी? अब मैं ये तो सूबों की बहस ऐसी है जैसे आपने कालाबाग डैम की बहस छेड़ दी हो, जहाँ नहरें बनाने, आप मुल्क के अंदर नहरें तो बना नहीं सकते, वहां पे सूबों की लड़ाई हो जाती है। डैम बना नहीं जाते, आप उसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं जी कि कालाबाग डैम बन गया तो सिंध का पानी ऐसे चला जाएगा, उधर चला गया तो नौशहरा डूब जाएगा। पहले आप अपनी अलाइनमेंट तो सेट करें ना कि आप चाहते क्या हैं। आप पहले एक कौम तो बने, फिर आप निजाम की तब्दीली की बात करें। आप ये कैसी बातें करते हैं? ये वही चीज है, कालाबाग डैम का इशू छेड़ दें, नहरों का इशू छेड़ दें, फलान का इशू छेड़ दें, लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी इस वक्त पूरे जोर के ऊपर है। हमारी मुसल्लह अफवाज मुसलसल कुर्बानियां दे रही है, उन्होंने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, उनकी फिर कुर्बानियों का भी मजाक उड़ाया गया। ये कोई है बात करने वाली? ये कैसी गुफ्तगू करते हैं कि आप शोधा का मजाक उड़ाते हैं, जो बॉर्डरों पे खड़े होते हैं, जो आएंगे। आज भी हमला हुआ, हमारे पुलिस के लोग शहीद हो जाते हैं। भाई, हमें सर जोड़कर सूबों को भी बैठना चाहिए। हमें अपनी फौज को थोड़ा सा पैनिक से निकालना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुली डिस्चार्ज करना चाहिए। हम सूबे में बैठे हैं, वफाक तो चले, फिर बाद में कर लेंगे। जो 4 इकाइयां हैं पाकिस्तान की, बलूचिस्तान है, सिंध है, केपी है, पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान है, आजाद कश्मीर है। अब 6 तरफ आप एक नई ये इस वक्त ऐसी बातें हैं। कौन सा निजाम लाना चाहते हैं? रेफरेंडम कराना, क्या करेंगे? क्या निजाम लाना चाहते हैं? चले, आप एक एंकर हैं, आप बता दें कि क्या निजाम लाना चाहते हैं। जमहूरियत ही मुल्क की बका है, इसको ठीक करने के लिए डिबेट हो सकती है। अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए सूबों में डिबेट हो सकती है, होनी भी चाहिए। ये लोगों का जमहूरी हक है। कराची से लेकर खैबर तक और पंजाब तक ये बहस होनी चाहिए कि निजाम की बेहतरी के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी पार्लियामान का फोरम मौजूद है, कैबिनेट का फोरम मौजूद है। मेरी आखिरी गुजारिश है कि मैं उमैर साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी आप स्टैंडिंग कमेटीज में बैठे, आप पार्लियामान के अंदर बैठ के अपना रोल प्ले करें, और जो डिबेटिंग सोसाइटी आपने पार्लियामान को बनाने की कोशिश करने, उनको इफेक्टिव बनाए, मजबूत बनाए, जमहूरी इदारों को मजबूत बनाए। जब आप ही कीड़े निकालेंगे बाहर बैठने के, रोल आपने प्ले करना नहीं है, गालियां आप जितनी मर्जी दे, तो फायदा क्या? फिर आप में खामी है, निजाम में कोई खामी नहीं। बैरिस्टर उमैर साहब, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, मैं जब आपकी तरफ आऊंगी तो यही सवाल आपसे करूंगी। लेकिन दरमियान में सैयद हसन मुर्तजा साहब, आप क्या समझते हैं कि रेफरेंडम हो सकता है, कोई अवामी रेफरेंडम हो सकता है कि निज़ाम तब्दील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो किस सतह पे हो? वो एक सोशल सतह पे हो, वो पार्लियामेंट की सतह पे हो, कोई सेमिनार्स हों, कोई एक विफाक की सतह पे कोई रेफरेंडम पूरे मुल्क में ऑर्गेनाइज करवाया जाए? क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर
रेफरेंडम तो एक हमारी जिंदगी में जनरल ज़ियाउल हक ने करवाया 84 में, इस्लामी और निजाम उसका वाला। जो सवाल था वो ये था कि क्या क्या आप इस्लाम चाहते हो? अगर जवाब हाँ में है तो फिर मैं सदर हूं 5 साल के लिए। अब इस किस्म के रेफरेंडम्स का क्या फायदा अगर हमारी पार्लियामान, जिस पे से आज मैं समझता हूं कि एतमाद का फुकदान है, लोगों का एतमाद उठता जा रहा है, पॉलिटिशियंस को इतना गंदा किया जाता है और उनका चेहरा इतना मसख करके पेश किया जाता है कि हर बुराई की और हर खामी की जड़ सियासतदान है। मैं ये समझता हूं, मैं खुद एक सियासी कारकुन हूं, मेंबर असेंबली भी रहा हूं, मैं ये समझता हूं कि अगर ये क्वेश्चन हट जाए ना इस ब्यूरोक्रेसी और इस अवाम के दरमियान में से, ये पॉलिटिशियन वाला या सियासी कारकुन वाला, तो आप देखें रोज तसादुम हो। बिजली का बिल कोई ये कौम ठीक नहीं करवा सकती बगैर किसी काउंसलर के, बगैर किसी चेयरमैन के, बगैर किसी एमपीए के। यहाँ पे आपके अफसरान के दिमाग इतने खराब हैं, आम आदमी से बात तक करना नहीं पसंद करते। और यही लोग हैं पॉलिटिशियंस जो दोनों अतराफ की सुन के कोई दरमियानी राह निकाल के और इस मुल्क को चला रहे हैं। आपने रेफरेंडम, उसका कोई हल नहीं है। आप अपने इलेक्टोरल कॉलेज को, इस इलेक्शन प्रोसेस को, इसकी रिफॉर्म्स करके इसमें इतनी शफाफियत ले आए कि ये लोग पार्लियामान में जाएं और पार्लियामान में डिबेट हो। आज ज्यादा बेहतर होता अगर मोहसिन नकवी साहब किसी मेंबर को कह के प्राइवेट मेंबर बिल डलवा देते और इसको पार्लियामान में ये डिबेट हो रहा होता। फिर ये दानिश्वर भी इसको लेके बैठते, एंकर्स भी इसको लेके बैठते, पॉलिटिशियंस भी लेके बैठते, टॉक शोज में डिस्कशन होती, थड़ों पे डिस्कशन होती। देखिए, इस तरह से ये कह देना जी कि ये निजाम खराब है लिहाजा हम रेफरेंडम कराने जा रहे हैं। अब रेफरेंडम, आप एक रियासत के इलेक्शन तो शफाफ करवा नहीं सकते, बंदे मर रहे हैं वहां पे। बात वहीं पे आ गई ना जहां से मैंने अपने सवाल का आगाज किया था कि पीपल्स पार्टी को ताजा जख्म लगा है आजाद कश्मीर इलेक्शन में। वहीं पे बात आ गई ना आखिरकार घूम फिर के निजाम के हवाले। लेकिन जो मोहसिन, और मैंने आपसे कहा था फरीदा, मैंने आपसे कहा था कि ये जख्म जो है ये रवैयों का है, ये इलेक्शन का नहीं है। हाँ। इलेक्शन हमारा रोज का काम है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जो मोहसिन नकवी ने बात की है, अब जो मोहसिन नकवी का एक कनेक्शन है उसकी वजह से उनकी बात में काफ़ी वजन है या उनकी बात थी, लेकिन ये डिबेट नई नहीं है कि पाकिस्तान में निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। तो बैरिस्टर उमैर साहब, जो सेंटर आबिद साहब ने बातें की हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप लोग पीटीआई, आपका अपना कंडक्ट जिम्मेदार है निज़ाम को कोलैप्स करवाने में। आप आएँ स्टैंडिंग कमेटीज़ में, वहाँ पे बात करें, वहाँ पे हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी करें, पार्लियामेंट में आएँ। हसन साहब कह रहे हैं रिफॉर्म करें, पार्लियामेंट में आए, बात करें, ताकि अवाम का रेफरेंडम इलेक्शन के जरिए सामने आए, उनके असल वोट के जरिए। यही आपका भी मुद्दा है बैरिस्टर साहब। अच्छा, देखिए वो एक आस्पेक्ट है कि पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, मगर इधर मसला एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट का है कि देखिए अवाम को स्टेक होल्डर किस तरह से बनाना है। देखें, एक तो आपने रेफरेंडम वाला एक कह दिया, ठीक है, आर्टिकल 48 में एक प्रोविज़न मौजूद है कि प्रेसिडेंट रेफरेंडम कॉल कर ले, ठीक है, मगर वो सिस्टम का सब्सिट्यूट तो नहीं है ना। आईनी जो भी चेंज लानी है, अगर सूबे बनाने हैं, अगर हम कह रहे हैं कि खालिस्तन ढांचा फेल हो गया है क्योंकि हमारे इंतज़ामी यूनिट बहुत बड़े हैं, तो वो किस तरह से आएंगे? उसमें सूबे की रेजोल्यूशन चाहिए, सूबे की रेजोल्यूशन से हट के पार्लियामेंट फिर उस पर जो है ना 2/3 से जो है ना लेजिस्लेट करेगी, फिर जाके होगा वो। और वो भी आप तब करेंगे कि क्या ये असेंबली वो वाला मैंडेट लेके आई है? क्या किसी जमात के इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि जी हमने छोटा सूबा बनाना है? चलें पीटीआई की हद तक कह लें, साउथ पंजाब हमारे मैनिफेस्टो में मौजूद था, हज़ारा डिवीज़न हमारे जो है ना मौजूद था, हमने उसके लिए रेजोल्यूशन भी पास की हुई है। इससे बियॉन्ड आप बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि बलूचिस्तान के 3 इंतज़ामी यूनिट करें। क्या सिंध के लिए कोई जमात उस जो इस वक्त पार्लियामान में मौजूद है वो क्या इस चीज़ पे वोट लेके आई है? तो ये देखें, ये गौर तलब बातें। हम लोगों से डिस्कनेक्ट होकर कभी भी लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। देखिए, हुक्मरान आते हैं,
डे 1 से लेके पूरी 5 साल की टर्म लेके वो जवाब दे किसको है, वो इस आवाम को है जिससे वोट लेके आए। जिस चीज़ पे आपने वोट ही नहीं लिया, मैंडेट तो चले भूल जाए, मैंडेट डिस्प्यूटेड है जो है, मैं उस डिबेट में पढ़ ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ जब आपने एक चीज़ पे वोट ही नहीं लिया इस चीज़ पे, क्या मोहसिन नकवी साहब जो ये डिबेट स्टार्ट करा रहे हैं या जो स्पॉन्सर्स थे, क्या उन्होंने इस चीज़ पे वोट लिया हुआ है जो ये आज डिबेट कर रहे हैं? ठीक है, आज आप समझते हैं ना, तो फ्रेश इलेक्शन कॉल करें। इस चीज़ पे हर कोई अपना लड़े कि जिसको इंतज़ामी यूनिट छोटे चाहिए वो उस पर इलेक्शन लड़े, जिसको बड़े चाहिए वो उस पर लड़े, अवाम उसका फैसला कर लेगी, फिर उसके बाद जो असेंबली आएगी वो इसको पे डिसाइड कर लेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नाई साहब, सेंटर आबिद शेली साहब और सैयद हफ्सा साहब, PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए और इस बात पे गुफ्तगू करने के लिए कि निज़ाम कोलैप्स हुआ है कि नहीं हुआ। सो पॉलिटिकल पार्टीज एग्री भी करती हैं कि निज़ाम कोलैप्स हुआ है, लेकिन कहती हैं कि जमहूरियत के अलावा कोई और निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन जमहूरियत को ठीक करने की अगर ज़रूरत है तो वो कैसे होना है, उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ में इख्तलाफ राय है। अब वो इख्तलाफ राय क्या पार्लियामेंट में हल होगा, सड़कों पर हल होगा या किसी और ताकत के ज़रिए हल होगा, ये सवाल फिर मैं आपके लिए छोड़ के जाती हूँ। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।